R15 में फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरा पोस्चर ये हो जाएगा, जैसे अभी मैं थोड़ा सा और पीछे बैठ जाऊँ, मेरा पोस्चर ये हो जाएगा। फिर R15 हर जगह दिखती है, हर जगह दिखती है R15, और मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद। मेरे को वो चीज़ नहीं लेनी जो हर किसी के पास हो। बट आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ बाइक को, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टच करा था, वो भी इसके आप देख सकते हो कितने आराम से मैं इस मिरर को हिला रहा हूँ। तो कभी भी पार्किंग में लगाता हूँ, और इसको बाइक को आप मैंने बताया 6-7 महीने हुए ज़्यादा से ज़्यादा, ये 121 से ज़्यादा जाती ही नहीं है। जाती नहीं है 121 से? 121 से ज़्यादा जाती नहीं, अनलेस ऑफकोर्स वो अभी हुआ नहीं है मेरे साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज मैं ओनरशिप रिव्यू लेने वाला हूँ जिक्सर SF 150 का। अब अगर आप 150 सीसी सेगमेंट में जा रहे हो ना, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। आपके पास मोस्ट प्रोबेबली जो R15 है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, RS 200 KTM का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। सो आज ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि ओनर ने यही बाइक को कंसिडर करी और कैसा इनका ओनरशिप रिव्यू है इस बाइक को लेकर। सो आज हमारे साथ हमारे ब्लेन भाई। सो ब्लेन भाई कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। सो ब्लेन भाई, हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। थैंक यू। सो ब्लेन भाई, कैसे प्लान बना जिक्सर SF 150 का लेने का? बचपन से मन था बाइक लेने का, धूम देख के सबका मन कर जाता है। अच्छा। तो वो धूम देखने के बाद वो होता है ना, एक क्रेज होता है कि मोटी बाइक लो, अच्छी खासी मस्कुलर बाइक लो। तो 150 सीसी में सबसे ज़्यादा मस्कुलर तो मेरे को ये बाइक लगी थी, और भी कुछ कंपटीशन था हमारी R15 वगैरह का। बट मेन रीज़न जो मैं इसके लिए गया था, मेन रीज़न आई थिंक वाज प्राइस सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल लगी मेरे को, प्लस कंफर्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा था, बिकॉज ये एक टिपिकल लाइक सीटिंग वाइज उतना उसका पोस्चर एग्रेसिव नहीं है। R15 का पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो जिक्सर SF का मेरा मेनली मन बना 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो था कलर, इसका जो ब्लैक है वो इस सेगमेंट में प्योर ब्लैक कलर कोई नहीं था। उस टाइम तो कोई नहीं था, अभी भी मेरे को लगता नहीं कोई है प्योर ब्लैक कलर इस सेगमेंट में। उसके लिए आपको अपना बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा टू गेट दिस कलर ऑफ द बाइक। और उसके बाद इसकी माइलेज बहुत हाई है। इसकी माइलेज मेरे को जितना सुनने में आया था काफ़ी हाई थी, जितना मैंने अपना रिसर्च करा था बाइक के ऊपर, बहुत हाई माइलेज दी थी इसने बाकी लोगों को, और मेरे को माइलेज का कंसर्न था थोड़ा बहुत। फिर थर्ड चीज़, और जो आई थिंक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो था इसका सीटिंग पोस्चर। इवन दो स्पोर्ट्स बाइक का लुक है पूरा, इसका कंफर्ट बहुत ज़्यादा। सीट पे बैठते बैठते ऑलमोस्ट अपराइट बैठता हूँ मैं, जैसे पहले स्कूटी चलाता था, स्कूटी वाला जो स्टांस होता है उसमें बिल्कुल वैसे ही बैठ रहा हूँ मैं। बहुत कंफर्टेबल है। और लॉन्ग राइड्स पे जा चुका हूँ लॉन्ग राइड्स पे, तो फिर उस टाइम पे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को बाइक में। 2-2 घंटे कंटिन्यूसली चलाई, कोई दिक्कत नहीं आई। ब्लेन भाई एक बार बैठ के दिखाओ, मतलब राइडिंग पोस्चर वाइज ना। सो राइडिंग पोस्चर ना अपराइट मिल जाता है इसमें। बट अगर आप R15 में जाओगे सो काफी ज्यादा अग्रेसिव मिलता है। R15 में फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरा पोस्चर ये हो जाएगा, जैसे अभी मैं थोड़ा सा और पीछे बैठ जाऊँ, मेरा पोस्चर ये हो जाएगा फिर, और मेरी बैक इसमें फिर काफी ज्यादा बेंड हो रही है, एंड मैं वो प्रेफर नहीं करता। वो प्रीफर भी नहीं करते, और लॉन्ग राइड्स के लिए ना डेफिनेटली उसमें आपको इशू आने वाला है। बिल्कुल एग्जैक्ट। और मेरे साथ हमेशा मोस्टली लोग चलते हैं पिलन, कोई ना कोई चलता है मेरे साथ पिलन। अब कोई जब पिलन होगा तो उनका वेट और ज्यादा आ जाता है उस पर। सो अगर R15 और अगर मैं KTM की बात करूँ तो पिलियन तो अलग से ही दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम जैसे अगर फ्रंट से देखोगे ना तो ये अगर फर्स्ट फ्लोर पर है तो KTM सेकंड फ्लोर पर है। हाँ, वही चीज़। सो ब्लेन भाई यार, जैसे मैंने ऑप्शंस बताए, सो यही ऑप्शन क्यों लिया? R15 का तो हमने देख लिया कि काफ़ी ज़्यादा राइडिंग एक्सपोजर जो है वो एग्रेसिव है, बट जैसे RS की अगर मैं बात करूँ तो RS में इतना एग्रेसिव आपको नहीं मिलता। RS की प्राइस ज़्यादा पड़ रही थी, और RS थोड़ी सी आउटडेटेड लग रही थी मेरे को। ठीक है। RS का फेसलिफ्ट बड़े टाइम से आया नहीं था। आई थिंक शायद 2016 या कुछ से उनकी 2016 या 17 से उनकी चल रही है, एक ही लुक चल रही है उस बाइक की। कलर्स आते रहते हैं अलग अलग, बट उसकी लुक एक ही चल रही है। और उसका जो सामने का जो सिस्टम होता है आगे, वो उनका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चल रहा है। बहुत आउटडेटेड लगता है मेरे को। डिजिटल वर्जन चाहिए था, मैं प्रेफर करता हूँ डिजिटल वर्जन। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं एक एनालॉग वर्जन, बट मेरे को डिजिटल वर्जन ज़्यादा सही लगता है, प्रेफर करता हूँ मैं। हाँ, मतलब ये चीज़ RS की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है बाइक ना, मतलब काफ़ी टाइम से अपग्रेड नहीं आया उसमें कोई। हाँ बिल्कुल। सो RC की अगर मैं बात करूँ तो RC का प्लान क्यों नहीं बना? RC का प्लान वही था, सेम बात आ गई थी। उसका राइडिंग पोस्चर बहुत वो था, और उसकी प्लस RC की माइलेज बहुत ज़्यादा कम है। RC की माइलेज इवन दो 125 सीसी की बाइक है, उसकी माइलेज दिखा रहे थे कि 40 ARAI बता रही थी माइलेज। अब वही जो माइलेज उनकी, अगर उन्होंने ये बता दी माइलेज, तो उससे तो कम ही होती है। और रिव्यूज़ वगैरह अगर आप यूट्यूब वीडियोस बाकी और जाके देखेंगे, यूट्यूब के रिव्यूज़ देखेंगे लोगों की बाइक की, तो फिर वो काफ़ी मतलब उसमें कम माइलेज दे रही है वो लोगों को। 35 माइलेज दे रही है, 36 माइलेज दे रही है, 37 माइलेज दे रही है, जो मेरे को लगा डिसअपॉइंटिंग है फॉर सच अ लाइट बाइक। 125 सीसी की बाइक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा वो ज़्यादा माइलेज है उससे काफ़ी। तो ये 2 रीज़न थे मेरे, और प्लस वो ब्लैक कलर में पूरा फुल ब्लैक में अवेलेबल नहीं था। सो अगर जैसे माइलेज की बात हो रही है तो कितना दे देती है वैसे जिक्सर? ये शुरू में देती थी, एज ऑफ राइट नाउ बहुत खुशी की चीज़ है, 48 दे रही है। और अगर अभी वैसे अभी वापस पेट्रोल अभी मैं भरवाऊंगा, तो मेरे को लगता है इस बारी वो शायद 55 के आसपास दे दे माइलेज। 55 के आसपास? 55 के आसपास। मतलब मैंने मोस्टली जो सुना है ना वो यही है कि 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है ना, तो 50 से ऊपर जाएगी नहीं माइलेज में।
सो आप कह रहे हो कि वो एक राइडिंग हर किसी का, एक तो आप कौन से रूट लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है, आपका राइडिंग स्टाइल जो होता है, अगर आप बार बार एक्सेलरेट करोगे, बार बार ब्रेक मारोगे, बार बार एक्सेलरेट करोगे, तो उसमें आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगा डेफिनेटली। अब मैं जैसे चलाता हूँ, मैं मोस्टली चूज करता हूँ हाईवे पे जाने का। कोई भी मेरे को किसी भी जगह जाना हो तो मैं हाईवे के थ्रू चले जाऊँगा, और मेरे को फिर उस टाइम पे मैं 80 पे क्रूज करता हूँ, जाता हूँ, ब्रेक वेक ज़्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा तेज़ भी नहीं जाता, उससे ऊपर जाता नहीं, तो बिल्कुल क्रूजिंग स्पीड जब मेंटेन करता हूँ तो मेरे को माइलेज काफ़ी हाई मिल जाती है। और अनदर रीजन वाई है इसकी बाइक बस इन जनरल इट गिव्स अ वेरी गुड माइलेज। मैं जब सिटी में भी चलाता हूँ तो देयर इज अ वे ऑफ राइडिंग इट, अगर आप उसको मास्टर कर लो तो इस बाइक से, पर्टिकुलरली इस बाइक से बहुत ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा। सो अगर बात करूँ मैं प्राइसिंग की, सो केटीएम का प्राइस काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। हाँ, इट गिव्स यू अ मच अ कॉस्ट। दैट्स अनदर रीजन व्हाई मैंने केटीएम नहीं ली, क्योंकि केटीएम का जो प्राइस था इससे इस 125 सीसी का बाइक इसके प्राइस से ज़्यादा डेफिनेटली। तो फिर मैंने सोचा एक मैं उस पर क्यों सैक्रिफाइस करूँ फिर। सो कितना टाइम हो गया लिए हुए बाइक को? इसको नवंबर में लिया था, मैं नवंबर 5 को लिया था एक्चुअली, ठीक है, 2022 में। तो इसको हो गए करीबन 7 महीने हो गए होंगे, 7-8 महीने हो चुके हैं। सो अगर बात करें R15 की, तो R15 का प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हाँ, मतलब अगर आप अभी लेने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। बाकी जैसे अगर मैं बात करूँ इसके डिज़ाइनिंग की, लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो 150 सीसी की बाइक लगती नहीं है बिल्कुल भी। और इस पे सबसे अच्छी चीज़ ये है जो मेरे को लगती है, इस पे 150 लिखा नहीं कहीं पे भी, 150 नहीं लिखा। कोई काफ़ी बार ऐसा होगा आपसे, लोग जिनको नहीं पता होगा बाइक के बारे में, वो आपसे रुक के पूछेंगे कि ये कितने सीसी की बाइक है। और जनरली उनका गेस होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस था किसी के साथ, लंदन से लोग आए थे, उन्होंने मेरे को ग्रेटर कैलाश में पकड़ा था, दिल्ली में पड़ता है ग्रेटर कैलाश, ठीक है, वहाँ पे मेरे को उन्होंने ऐसे रोक के मेरे से पूछा कि कितने सीसी की बाइक है। मैंने उनसे पूछा आपको कितना लगता है, उनका गेस था 600 सीसी। अच्छा। एंड दैट वाज वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक्चुअली, और मैं काफी शौक हो गया था सुन के, इवन दो नहीं लिखा कहीं पे तो लगती है, बहुत ज्यादा मस्कुलर बाइक लगती है ये। मतलब इस चीज का ही बेनिफिट हो जाता है और कहीं से भी ऐसे लगता नहीं कि 150 सीसी की बाइक है। सबसे पहले जब मैंने देखा था तो मेरे को ये सबसे ज्यादा मस्कुलर बाइक लगी थी अमंग ऑल दी अदर बाइक्स राइड सीन। रोड पे काफी सारी बाइक दिखती रहती है, और उसमें काफी बारी रोड पे 600 सीसी की भी बाइक दिख जाती है, तो उस टाइम पे उनसे भी ज्यादा मस्कुलर ये बाइक लगती है। और उन्होंने बाइक को जैसे बनाया है, इसका जो बिल्ड है, इसके जो एरोडायनामिक्स है, और प्लस इसका छोटा जो विंडशील्ड है, ये कॉन भी हो सकता है वैसे। एंड वो एक और रीजन था कि मैंने बाइक ली। हाई स्पीड पे जाते तो विंड ब्लास्ट जरूर पड़ता है, बट दैट वाज अब वो मेरे को पहले से ही पता था कि वो होगा मेरे साथ, मैं उसके लिए रेडी था। बट लुक मैं लुक को ज्यादा प्रेफर करा था, वरना हाई स्पीड पे अगर मैं ज्यादा जाने वाला था तो फिर मैं 600 सीसी की बाइक लेता, 800 सीसी की बाइक लेता। डिजाइनिंग में अब इसकी जो यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है पीछे का, तो ये डबल एग्जॉस्ट इन्होंने जो दे रखा है, ये बहुत ज्यादा स्टाइलिश और स्लीक लगता है दिखने में। और इसके ऊपर जो क्रोम फिनिश है वो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली नाइट में। जब पीछे से कोई देखता है इस बाइक को, पीछे से इसका जो लुक है बहुत प्यारा लुक है इसका पीछे से। टायर्स भी इसके बहुत थिक है, तो बहुत अच्छा लुक देता है विद द क्रोम फिनिश, परफेक्ट लुक आता है इसका पीछे से। टायर में अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो आपको मिलता है 140/60 का, राइट। मतलब जो R15 की वाइट टायर मिलता है ना, सेम ही एग्जैक्टली सेम आपको मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं रियर की प्रोफाइल से ना, तो रियर भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि लुक का है। सो यहाँ पे आपको ना LED शेप LED लाइट मिल जाती है। बाकी जो इसका रियर का फेंडर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है ना, बहुत बल्कि है एंड बहुत अच्छा लुक देता है पूरा। उसके जो आगे की फेयरिंग भी है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है और पूरी कनेक्टेड रहती है, तो उसकी वजह से वो भी साथ में जब रेयर का कोई लुक देखते हैं तो वो भी आ जाता है पूरा साथ। सो जैसे मैंने कहा कि यार 150 सीसी की बाइक है, तो लुक वाइज इतनी बल्कि है ना, तो आपको 150 सीसी की लगेगी। हाँ। बाकी प्रोज में और क्या चीज़ें हैं बिलाल, अगर मैं बिलेन भाई पूछूं, सो प्रोज में और क्या चीज़ें हैं? प्रोज में अभी तक हमने फिर इसकी रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, रिफाइनमेंट अच्छी है। इसकी रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी है। अब इसको मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी जर्क दे रही है मेरे को या कुछ भी हो रहा है, बहुत स्मूथ चलती है बाइक। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी मतलब इसकी स्मूथ है। बस इसका एक कौन वो अलग से कौन हो जाएगा, वील डिस्कस दैट बाद में बता दूंगा। बट अभी इसमें तो मेनली इसके सारे प्रोज ही है, थोड़े बहुत जो कॉन्स है 2-3 ही है सिर्फ कॉन्स, बाकी आई थिंक सब कुछ तो मैंने कवर कर लिया। सीटिंग पोस्चर इसका है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी मतलब अच्छी है, ये आई थिंक 13 ऐसी फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो वो भी अच्छी है कंसिडरिंग इसकी माइलेज काफ़ी हाई है, तो वो डिसेंट फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। सो प्रोस की बात अगर हो रही है बिलेन भाई, सो मैक्सिमम आपने वन स्ट्रेच में कितनी आपने चलाई है? मैक्सिमम वन स्ट्रेच में मैंने चलाई होगी ये 200 किलोमीटर चलाई होगी। 200 किलोमीटर चलाई है। हाँ। सो कुछ हीटिंग का इशू लगता है बाइक में? हीटिंग का इशू मैंने अभी तक समझ में नहीं चलाई है, ठीक है, तो पीक समझ में 200 किलोमीटर नहीं चलाई है, बट विंटर में चलाई थी तो कोई हीटिंग का इशू नहीं था, माइनर सा भी इशू नहीं था उसमें, तो आई डोंट थिंक समझ में आएगी। समझ में भी मैंने 100 किलोमीटर चलाई है एट अ स्ट्रेच, कोई हीटिंग इशू नहीं आया उसमें, एंड काफ़ी अच्छी चली बाइक, तो नहीं हीटिंग का कोई इशू नहीं होगा बाइक। हीटिंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने जनरली इस बाइक का सुना है कि इस बाइक में ना थोड़ा हीटिंग का इशू है। अच्छा।
हाँ, सो मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी क्वेश्चन कर लूँ उस चीज़ के लिए मेरे कि को यार तो कोई मैंने कभी से कोई ऐसा इशू फेस नहीं करा। ना तो इसमें वाइब्रेशन कोई होती है, वाइब्रेशन की जो मिनिमल एक्सपेक्ट करोगे आप जब हाई रेव करोगे बहुत मिनिमल सी होती है और वो भी बिल्कुल ठीक रहती है, ज़्यादा कोई वाइब्रेशन नहीं अब होती, हाथों में कोई दिक्कत नहीं। जापानीज ब्रांड है ना, तो जापानीज के जो इंजन्स हैं वो रिफाइनमेंट में काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप काफी होंडा अच्छे में हैं, भी जाओगे, बिल्कुल जिक्सर में भी जाओगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफाइन इंजन मिल जाता है। अग्रीड। सो अगर मैं बात करूँ कॉन्स की इसकी ब्लेन भाई, सो कॉन्स में क्या इशू आता है? इसके कॉन्स में अब इसमें स्लिपर क्लच नहीं है, जो आई थिंक एक चीज़ है जो बाइक हर बाइक में अब दे देना चाहिए। तो वो नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी बार एक चीज़ जो मैं मेन प्रॉब्लम जो फेस करता हूँ वो होता है कि न्यूट्रल में काफ़ी बार जब मेरे को डालनी होती है, कभी भी मेरे को अगर क्रूज करना हो, हाईवे पे कोई स्लोप आ रहा है बहुत लंबा स्लोप, मेरे को क्रूज करना हो, मेरे को जल्दी से नीचे शिफ्ट करना हो, तो मेरे को दिक्कत हो जाती है इसको न्यूट्रल पे लाने में। सो जंप दो बारी करना पड़ता है। मतलब आप कह रहे हो कि जंप करता है गियर, है ना? हाँ, 2-3 बारी मेरे को करना पड़ता है इसको, और काफ़ी बार ऐसे पार्किंग में भी लगा रहा हूँ अगर, तो मेरे को 2-3 बारी करना पड़ जाता है इसको न्यूट्रल में लाने के लिए। सो ग्राउंड क्लियरेंस का कुछ इशू आता है? ग्राउंड क्लियरेंस का मेजर इशू तो नहीं है, ठीक बट है। कभी कभी जब पिलन बैठा हो, स्पेशली जब पिलन बैठा हो, ये कभी अकेले में नहीं होगा, जब पिलन बैठा हो और कोई स्पीड ब्रेकर बहुत ही गंदा हो, जो इंडिया में मिल जाती है कभी कभी, बहुत ही गंदे बहुत ज्यादा हाई स्पीड ब्रेकर्स हो, तो उस टाइम पे आ जाता है ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा सा इशू, लाइट इशू। वो बहुत रेयर जगह होता है बट हो जाता है, वो अगर पिलन बैठा होगा साथ में तो वो पॉसिबिलिटी है, अगर हाई स्पीड ब्रेकर आएगा तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो होगा। सो जैसे पिलियन की अगर बात कह रहे हो आप, हाँ, तो कंफर्टेबल वाइज कैसे रहता है? पिलियन अगर बैठता है तो कुछ लगता है कि पिलियन का अब किसी भी स्पोर्ट्स बाइक में जैसे थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, हाँ, वो आई थिंक R15 से बेटर होगा, इसमें KTM से भी बेटर होगा, बट तब भी आई वुडंट से कि कंफर्टेबल होगा। ये पिलियन के लिए तब भी हाई है, ये हर किसी कोई भी बैठता है पीछे फर्स्ट फ्लोर पे बैठते हैं वो, और उनको सब कुछ दिखता है और उनके लिए काफी हाई होता है, थोड़ा वो स्लिप भी करते हैं इसमें। जो इसकी सीट है मेरे को कंप्लेन बहुत आई है कि पर्सन जो पीछे बैठ रहे हैं वो स्लिप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, वो मेरे को काफी कंप्लेन आई है। तो यार देख, अगर आप स्पोर्ट्स बाइक कंसीडर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक में ना ये चीज़ें रहती हैं। एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स बाइक अगर ले रहे हो तो जो अगर आपका जो भी बैठने वाला है, आपको पहले से ही आपको प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज के लिए। आप कोई भी बाइक ले लो स्पोर्ट्स बाइक में, ये आपको आएगी कंप्लेन आपके पिलियन से। सो मैक्सिमम स्पीड कितनी गई है? ये मैक्सिमम स्पीड मेरे लिए ये एक्चुअली एक और कौन आ गया, ये सिर्फ 121 गई है। मैंने जैसे बोला मैं हाईवे पे बहुत चलाता हूँ बाइक को, तो हाईवे पे मौका भी उतना ही मिलता है भगाने का। तो काफी बार, और मैं मेनली जाता हूँ सुबह या रात में, तो ट्रैफिक मेरे को नहीं मिलता, तो वो बहुत मौके मिलते हैं मेरे को बाइक को भगाने के। अब उस टाइम पे ये 121 से ज्यादा जाती ही नहीं है, जाती नहीं है 121 से? 121 से ज्यादा जाती नहीं, अनलेस ऑफ कोर्स वो अभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बट अगर विंड मेरे डायरेक्शन में आ रही है तो थोड़ी बहुत चली जाएगी उसमें। बट अगर ये खुद की से प्योरली खुद के पावर से चले, 121 से ज्यादा नहीं जाती है, और वो मेरे को टॉप स्पीड के हिसाब से मेरे को इसकी काफी कम लगी। हाँ, और वो मैंने पूरी पुश करी थी 121 पे, इसको 121 से ऊपर नहीं गई है स्पीड, नहीं गई है ना। सो पावर फिगर वाइज ना मुझे ऐसा लगता है कि पावर फिगर वाइज सबसे कम पावर ये जनरेट करती है भाई। सबसे कम पावर, हाँ सबसे कम पावर जनरेट करती होगी, है ना? अगर आप RC RS या फिर ये, और अंडर पावर भी काफी है। अगर कोई पिलन बैठता है तो आपको काफी इसमें पावर बहुत कम फील हो जाएगी। जैसे R15 में मैंने बहुत सुना था कि अगर कोई पिलन बैठता है तो उसमें कम पावर फील होगी, तो फिर मैंने वो कंपैरिजन करी। अब मैं R15 और इसमें फाइनली R15 और इसमें डिसाइड करा था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि R15 में भी ये दिक्कत सुनने में आ रही है बहुत ज्यादा, कि कोई पिलन बैठता है तो बहुत अंडर पावर फील होती है वो। अब सेम चीज वो इसमें भी होती है, अगर कोई पिलन बैठेगा तो इसकी जो 121 टॉप स्पीड है वो 110 पे हो जाएगी, फिर 110 से फिर ज्यादा 110, 11, 112 उससे ज्यादा नहीं जाएगी फिर पिलन के साथ। बट अगर मैं हेडलिंग की बात करूँ ना, तो R15 से हेडलिंग की अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लाइट लगती है हैंडलिंग की। ये इसकी हैंडलिंग मतलब बैलेंसिंग जो है ना, बैलेंसिंग वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। वही इसकी एरोडायनामिक्स जो है, इसका वेट जो है बिल्कुल परफेक्टली इन्होंने परफेक्टली बना रखी है व्हीकल को। पूरा अपना जो भी साइंटिफिक लॉजिक उन्होंने लगाया है एरोडायनामिक्स के लिए, पूरा अच्छे से कर रखा है उन्होंने। और हैंडलिंग इसकी बहुत बहुत अच्छी है इसकी। हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी क्विक टर्न्स लेने हो गाड़ियों के बीच में ट्रैफिक में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी एक दिक्कत आ जाती है, इसके जो मिरर्स है बहुत ज्यादा वाइड है इसके मिरर्स। तो कभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक के बीच में अगर आपको जाना हो तो उस टाइम पे इसकी मिरर्स हल्की फुल्की सी हो सकता है कहीं लग जाए, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ट्रैफिक में इशू आता है ना, ट्रैफिक में, हाई ट्रैफिक में इशू आता है, पीक ट्रैफिक में इशू आता है इसका। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि मिरर्स कहीं लग ना जाए। और इसके मिरर्स में इवन दो कहीं लगी नहीं मेरी मिरर अभी तक, ये इसका मिरर अभी से बहुत लूज हो चुका है। आप देख सकते हो कितने आराम से मैं इस मिरर को हिला रहा हूँ। तो कभी भी पार्किंग में लगाता हूँ, और इसको बाइक को आप मैंने बताया 6-7 महीने हुए ज्यादा से ज्यादा, बहुत लूज हो गया मिरर। पार्किंग में लगाता हूँ, कोई हल्का सा टच करता है मिरर पीछे हो जाता है। तो ये इशू है, ये मेरे लिए इशू है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं अपने हिसाब से कोई भी एक गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता है, कोई अपने हिसाब से अगर मिरर सेट करता है और फिर बाद में वापस आके बाइक पे बैठता है, वो आपको फिर वापस चलाना पड़ता है वो देखने के लिए कि आपको किस हिसाब से वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है ना, वो इरिटेटिंग हो जाता है। सो ब्रेकिंग की अगर बात करें, हाँ, तो ब्रेकिंग में कुछ लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब आई वुडंट सी, मतलब कहाँ पे इंप्रूव करेंगे मेरे को दिखता नहीं वो। मेरे को
अभी तक कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं बाइक में, बट काफी बार ऐसे हर किसी का होता है रोड पे, कभी कभी क्लोज कॉल्स हो जाती है कि आप चल रहे हो, अचानक से कोई आदमी अचानक से कट कर जाएगा, बाइक कट कर जाएगी, कार कट कर जाएगी। तो उस टाइम पे ब्रेकिंग सी बहुत अच्छी लगी है, ना तो कोई अनबैलेंस हुई है बिल्कुल भी, और बिल्कुल सही टाइम पे रोक भी लिया है। तो अगर आप डिस्टेंस रख के चलाओगे, सेंसिबली चलाओगे, तो ब्रेक अच्छे से काम आएगी, वरना आपको कोई भी ब्रेक नहीं बचा सकती दुनिया की। सो अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो सुजुकी इस बाइक को ना सिंगल चैनल एबीएस के साथ ही प्रोवाइड करा रही है। राइट। सो रेन में कुछ इशू आता है? रेयर में कभी मेरे को तो इशू नहीं आया। अब वही है, अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी और आपको रेयर को भी पूरा दबाना पड़ जाएगा, तो फिर अब मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा तो उसमें बोल नहीं सकता, बट हो सकता है फिर इशू आ जाए अगर आपको रेयर को भी पूरा यूज करना पड़ जाए। आधा दबाओ उसमें नहीं होता, मेरे साथ आधा, काफी बार मैं मोस्टली आधा ही दबाता हूँ रेयर को, पूरा कभी दबाता नहीं हूँ। पूरा दबाओगे हाई स्पीड पे, हो सकता है इशू आ जाए। सो अगर बात करें सर्विस की, तो कितनी सर्विस डन हो चुकी है अभी? इसकी सर्विस 2 हो चुकी है पूरी। पहले बात कर लेते हैं किलोमीटर्स की। राइट। तो कितने किलोमीटर चल चुकी है भाई? ये चल चुकी है हमारी 4500 के आसपास चली है आई बिलीव। ठीक है। राइट, 4248 चली है एक्चुअली। ठीक है। तो ज़्यादा तो चली नहीं है बाइक, बट किलोमीटर वाइज मतलब इसकी अभी तक जो भी रनिंग करी है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है किसी भी रनिंग में, और बिल्कुल स्मूथ चली है, अच्छी चली है, माइलेज अच्छी दी है। तो कितने मतलब सर्विस की अगर बात करें तो आई थिंक अभी तो फ्री सर्विस में खेल चल रहा होगा। फ्री सर्विस चल रही है बिल्कुल, और 700 रुपये खर्चा आया है, वो भी इसका ऑयल चेंज वगैरह का जो होता है, जो नॉर्मल खर्चा होता है उसी का आया, सिर्फ 700 रुपये आया सिर्फ। तो फर्स्ट और सेकंड सर्विस दोनों में 700 रुपये? दोनों के 700 रुपये, दोनों 700 मिला के नहीं, अलग अलग। सो अगर बात करें इसकी जैसे बिल्ड क्वालिटी की, सो बिल्ड क्वालिटी में कुछ लगा कि यार इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है फाइबर में, कभी बाइक कहीं लगी नहीं है। हल्की सी एक बार किसी ने पीछे से टच करी थी बाइक को, हाँ। और उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड टच करा था वैसे। अच्छा। यहाँ पे कहीं टच करा था, हाँ। बट आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हुआ बाइक को। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड टच करा था, वो भी इसके इंडिकेटर पे। और जो R15 का मैंने बहुत सुना था, कोई हल्का सा भी इंडिकेटर को टच कर देगा, वो R15 इंडिकेटर निकल जाएगी। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, और काफी हार्ड टच करा था इसको। मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी में वो काफी डिसेंट लगी उसके हिसाब से। मेरे को लगा था उस टाइम पे कि डैमेज हो जाएगी पीछे से, बट नहीं हुई डैमेज। ये बिल्कुल नहीं टूटा। तो उस टाइम पे जब किसी ने पीछे से टच किया होगा तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि यार बाइक तो गई। मेरे को लगा बाइक तो गई। अच्छा। क्योंकि anyway, मतलब जो फेयरिंग बाइक्स होती है उसमें मैंने सुना कि प्लास्टिक क्वालिटी जो होता है वो काफी वीक भी होता है। हाँ। तो मेरे को लगा ये इंडिकेटर मेरा गया साइड से, या कुछ ना कुछ पीछे से ये यहाँ पे ये सब चलेगा। हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसको। मैं पीछे रुक के देखा, मैं लड़ने के लिए रेडी था कि यार मैं आके थोड़ा बोलूंगा अब इसको, ये क्या कर दिया इसने, खड़े खड़े बाइक को मार दी। तो उसके बाद लेकिन फिर मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ बाइक को, और मैं काफी मतलब मैं फिर काफी खुश हो गया देख के कि मतलब क्वालिटी तो अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है बाइक। सो जैसे बिल्ड क्वालिटी की बात हो रही है, तो बाइक में से कुछ नॉइस का इशू आता है? जैसे अगर आप थोड़ा ऑफ-रोडिंग में चला रहे हो, थोड़ा खराब सड़क है तो उसमें चला रहे हो, तो कुछ नॉइस का इशू रहता है? नॉइस की इशू से मेरे को याद आ गया, इसमें एक मेजर इशू आता है एबीएस का एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होने का। एबीएस? हाँ, एबीएस का। अब नॉइस का इशू वो आता है जब फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी भी अगर डिच में जाऊँ, मेरी बाइक किसी भी डिच में जाएगी, तो उसी टाइम पे मेरी एबीएस अचानक से उसी टाइम पे डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि जैसे वो हवा में होती है, जैसे डिच में जब जा रही होती है, एक आधे सेकंड के लिए बाइक हवा में होती है। अच्छा। डिच में जाने से पहले, तो उस टाइम पे वो फील होता है कि शायद एबीएस डीएक्टिवेट हो गया, और जैसे फिर वो लगती है नीचे, एक आवाज आती है, कुछ खिर करके कोई आवाज आती है, खिर करके, और ऐसा लगता है कोई स्प्रिंग वापस जुड़ रहा है, एबीएस का कुछ वापस ऑन हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, और उस टाइम पे टायर बहुत टाइट हो जाते हैं जैसे डिच में जाती है। तो वो एक आवाज आती है बस, और उस पर मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि शायद एबीएस उसमें डीएक्टिवेट तो ना हो गया हो। अभी कभी हाई स्पीड में कभी डिच में गया मैं, और मैंने हल्का सा भी ब्रेक लगा दिया, तो बाइक उसमें टायर उसके बिल्कुल स्टिप होके रुक ना जाए, उसमें बाइक स्लिप ना हो जाए उसकी वजह से। बट इसमें ऐसा तो ऑप्शन नहीं आता कि आप जो एबीएस है उसे ऑन और ऑफ कर सको, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। सो ये कुछ हो सकता है इंटरनली भी। सो आपने जैसे सर्विस कराई, हाँ, आपको ये इशू लगा, सो आपने वहाँ पे बोला कि आप एक बार इसे डायग्नोसिस करो? ये एक्चुअली मेरे को अभी तक इससे ना ये सुनने में आया, मेरे को मैंने पहले वीडियो में भी देखा था, फिर उसके बाद मैंने जब खुद मैंने एक्सपीरियंस करा, कोई इशू मेरे को आया नहीं एज सच। तो मैंने जब उनको बोला भी, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ यही बोला कि ऐसा कुछ भी बाइक में है नहीं, और मेरे को दिखाने के लिए फिर उनको डिच में लेके जाना पड़ेगा, और वो पता भी नहीं हर बारी होगा नहीं होगा। तो वो ऐसे अभी तक मैं क्लियर कर नहीं पाया सर्विस। वो चीज डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है वो। बट मेरे को अभी तक उसकी वजह से कोई मेजर इशू नहीं हुआ, कुछ माइनर इशू भी नहीं हुआ एज सच। बस वो थोड़ा डर सा रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है फिर डिच में, कभी हाई स्पीड में कोई अचानक से कोई डिच आ गई तो उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब शोरूम वाले ऐसा तो नहीं करते कि आओ और निकल लो बस? नहीं, सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक रहा है। हाँ। कोई भी उन्होंने दिक्कत नहीं करी है। वो आता हूँ, वो बहुत, मैं जाता हूँ 1.5 घंटे के अंदर मैं वहीं पे बैठता हूँ या आसपास कहीं चलाता हूँ कुछ खाने, 1.5 घंटे के अंदर वो मेरे को कॉल करते हैं, सर आपकी बाइक हो गई, आके चेक कर लो, ले जाओ। अच्छा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सर्विस बड़ी प्यारी है इसकी। A1 सुजुकी को हैट्स ऑफ टू देम फॉर दैट। सो कुछ ऐसी चीज़ अगर आप शेयर करना चाहो व्यूअर से कि यार बाइक अगर कोई प्लान कर रहा है, 150 सीसी में जाने का प्लान कर रहा है,
सो बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? इनको ये बाइक मैं कहूँगा डेफिनेटली लेनी चाहिए। हम्म। मैंने मेन रीज़न ये, एक और रीज़न जो मैंने मेन रीज़न ली, ये बाइक R15 हर जगह दिखती है, हर जगह दिखती है R15, और मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद। मेरे को वो चीज़ नहीं लेनी जो हर किसी के पास हो। अब सुजुकी की मैंने देख ली, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़े थोड़े कॉन्स है बट प्रोज बहुत ज़्यादा है, एंड द प्रोज आउटवे द कॉन्स, मेरे को ऐसा लगता है। तो उस हिसाब से मैं तो सजेस्ट करूँगा हर किसी को ये बाइक लेनी चाहिए। प्लस 55 की माइलेज एक स्पोर्ट्स बाइक में ऐसी लुक के साथ मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है मेरे लिए, एंड मैं सजेस्ट करूँगा हर किसी को लेनी चाहिए। सो कर दें यहीं पर एंड, कि कुछ और भी शेयर करना चाहते हो? नहीं, वही ठीक है। इसकी जो लाइटिंग है, एक और चीज़, इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ। बाकी बाइक से कंपैरिजन में जो इसकी लाइट जो थ्रो करती है रात में, इसकी रेंज भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी लाइट की, तो वो भी मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी रात में। और इसके गड्ढों में जब भी जाती है बाइक, तो सस्पेंशन बड़े सॉफ्ट है इसके, और मतलब मेरे को गड्ढे ज़्यादा थोड़े बहुत फील होते हैं, बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो बिल्कुल भी नहीं, और काफ़ी मतलब अच्छा फील आता है। कभी गड्ढों में जाऊँ तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को। बस दैट इज़ ऑल, आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया हमने। हाँ हाँ, सो करते हैं यार वीडियो को यहीं पर एंड। बाकी इस बाइक से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करूँगा। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।